नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी खबर में। आज हम अपने एक विशेष शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। आपको हम ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रहे हैं, जिन्होंने मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में बड़ा काम किया है। जी, हम बात कर रहे हैं नितिन सिंह जी, जो आज हमारे साथ में हैं। आपको बताना चाहेंगे कि नितिन सिंह जी ने एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी से भारत दक्षिणा यूनिवर्सिटी जो तमिलनाडु में है, वहाँ से आपने डॉक्टरेट की डिग्री ली और उसके बाद इनका सफर रुका नहीं, ये सफर चलता रहा और चलते-चलते नितिन सिंह पहुंच जाते हैं जर्मनी। जी हाँ, जर्मनी में जाने के बाद वहां भी ये रिसर्च करते हैं और आपको बता दें कि इंटीग्रेटेड फंक्शनल जेमिक जेनेमिक में आप एक शोध करते हैं और शोध वो करते हैं मुंसर जो यूनिवर्सिटी है जर्मनी की वहां से। उसके बाद फिर भी नहीं रुकते हैं। आप सोचिए कि नितिन जी यहाँ भी नहीं रुकते हैं और इससे आगे निकलते हैं और खास तौर पर एग्रीकल्चर से इतना प्रेम करते हैं और मधुमक्खी पालन से कि ये जर्मन जाकर के इज़राइल पहुंचते हैं और 4 सालों की अथक मेहनत के बाद इज़राइल में बड़ी ही बारीकी एग्रीकल्चर और खास तौर पर मधुमक्खी पालन की एक्सपर्टीज लेकर के भारत लौटते हैं और ये ठानते हैं कि भारत के एक-एक बच्चे को हम एंटरप्रेन्योर करेंगे और आप बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं। कई लोगों को आप रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, बहुतों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अपने तक सीमित ना होकर के उत्तर प्रदेश में एक ऐसा स्टार्टअप है जिसने नाम रोशन किया है और ऐसे ही बी मैन के नाम पे जाने जाने वाले नितिन सिंह जी हमारे साथ हैं। हम इनसे बहुत सी बातें करेंगे, खास तौर पर शहद को लेकर के, शहद के बारे में, मधुमक्खी पालन के बारे में, उसके बायो प्रोडक्ट के बारे में, कैसे इस पूरे प्रोग्राम को हम ऑर्गेनाइज करेंगे, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। हमारे दर्शकों के बहुत से ऐसे प्रश्न होंगे जिनको कोशिश करेगी आपकी खबर की टीम कि नितिन सिंह जी से पूछा जाए। हमारे बीच में नितिन सिंह जी हैं। पहले हम स्वागत करते हैं नितिन जी आपका आपकी नमस्कार खबर। साहब। और नितिन जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो मार्केट सिनेरियो है शहद का, वो एक बहुत बड़ा है। 23.3 अरब का डॉलर का हमारे पास जो इंडियन मार्केट है उसका साइज है और ये कहा जा रहा है कि 2028 तक इसका साइज 38.6 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। तो क्या ये माना जाए कि नितिन जी, जो कि नितिन बी के नाम पे अपने ब्रांड को भी निकालते हैं और मार्केट से लेकर के पूरे भारत में आपका ब्रांड जाता है, तो क्या 2028 तक आपका मार्केट शेयर अच्छा होगा? बिल्कुल, आपके माध्यम से आपकी खबर के माध्यम से सबसे पहले तो ये बताऊँगा आने वाला समय उद्यमियों का है। चाहे वो हनी का व्यापार करे, चाहे वो सिल्क वर्म रेशम के कीड़े की व्यापार करे, आने वाला समय मधुमक्खी पालन का है और ये व्यापार ना कि विदेशों तक पहुँचेगा, बल्कि अपने हिंदुस्तान शहर में, अपने भारतवर्ष में भी इसकी उपयोगिता बहुत जल्दी बढ़ रही है और भी बढ़ेगी। कोरोना काल के बाद जहाँ पे सब इंडस्ट्री में ताले लग गए थे, एक शहद की इंडस्ट्री ऐसी थी कि जहाँ पे ताले खुले हुए थे। बस और यही यही कोरोना काल के समय में ही हर मधुमक्खी पालक जी जान से मेहनत किया है और अच्छी प्रोडक्ट हम घरों पे, हर दरवाजे पे पहुँचा रहे हैं ताकि इसके उद्यमियों से हमारा भारत देश आने वाले समय में जो आज डेवलपिंग कंट्री है, वो डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में आ जाए। अभी जैसे कि हम मधुमक्खी पालन को लेकर के और हम ये भी देखते आए हैं कि शहद की कई वैरायटीज आज नवाचार भी खूब हो रहे हैं, इनोवेशन भी खूब हो रहा है। नितिन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे अभी आप ही कई तरह के शहद बना रहे हैं, यूकेलिप्टस शहद बना रहे हैं, कुछ मल्टी फ्लोरल शहद की बात कर रहे हैं आप। इसके अलावा कई जड़ी बूटियों के शहद की चर्चा हो रही है। ये शहद कैसे बनते हैं? देखिए साइंस और जो एक मल्टी फ्लोर शहद की बात आ रही है, पूरे मार्केट शेयर में देखा जाए तो मल्टी फ्लोर जो शहद है, ये क्या है? क्योंकि सबसे अधिक इसी की बिक्री दिखाई जा रही है। देखिए मधुमक्खियां जो है साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि रेडियस में 6 किलोमीटर में रेडियस में ट्रेवल करती है। तो उदाहरण के तौर पे हमारे भारत देश में हर तरह की फ्लावर है, आयुर्वेदिक देश माना जाता है। अगर कोरोना काल में हम कोरोना से लड़ पाए तो उसका सबसे बड़ा यही रीजन था कि हमारे यहाँ जड़ी बूटियों की सब्जियां बनती हैं, जड़ी बूटियों की हमारे यहाँ फल निकलती हैं, तो हम उसको कंज्यूम करते हैं। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए सरसों का फूल, तो हम अपने मधुमक्खियों की कॉलोनीज को केवल नितिन बीस नहीं, इस देश का जो भी मधुमक्खी पालक है वो अपने उस एरिया में बी बॉक्स को लगा देता है।
मधुमक्खियां उन फूलों से रसों को लेके आती हैं और वो इकट्ठा करती हैं। तो जिस फूल से जो रसों को लिया जाता है वो लेके आई, और जब वो 20 दिन के बाद जब शहद बन जाती है, हर मधुमक्खी पालक उस शहद को हार्वेस्ट करता है, निकालता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के माध्यम से, और फिर अपने ग्लास बॉटल में या बल्क में किसी कंपनी को बेचता है या उपभोक्ताओं को उसको 1 किलो के रेट पे बाजार में देता है। अब जिस तरह से जैसे आपने अभी नाम दिया यूकलिप्टस की शहद, मल्टी फ्लावर की शहद, लीची शहद। अब जैसे यूकलिप्टस की शहद है, यूकलिप्टस के फ्लावर्स होती है, फिर उसको टेस्ट भी किया जाए। अब जैसे अगर लेमैन की तरह अगर बात किया जाए, ऐसा मतलब लेमैन की तरह कि भैया जो गाय खाएगी वही तो दूध देगी। ग्वाला कभी दूध लेके आता है बेचारा, तो हमारे घर वाले कहते हैं, आज का दूध आपका बहुत मोटा था, दूसरे दिन दूध उसका पतला हो गया। भाई जो घास बाजार में मिलेगा या फील्ड से काट कर लाएगा वही खाएँगे और वही दूध देंगी आपकी। तो वही हाल मधुमक्खियाँ हैं, जो बाज़ार में जो जो फ्लावर होती है चारों तरफ, उसी फ्लावर का नेक्टर आता है। फिर उसको टेस्ट किया जाता है। मैं एक रिसर्चर रहा हूँ, तो मैं इसमें साइंस भी यूज़ करता हूँ। ऐसे नहीं, ऐसे लेमैन की तरह हम लोग नहीं बाज़ार में उतारना चाहिए। एफएसआई का मानक है, भारत सरकार ने, हमारी राज्य सरकार ने एफएसआई का मानक बना रखा है, उसी मानक के अनुसार टेस्ट किया जाता है। जब उस पर्टिकुलर फ्लावर का पराग अबव 45% होता है, 45% से ऊपर, तब उस पर्टिकुलर प्लांट का नाम दिया जाता है, और साथ में उसकी कलर, उसका टेस्ट, उसकी स्मेल तो अलग ही मिलेगी। तो इस कैटेगरी पे उस फ्लावर की हनी कही जाती है। अब रही बात यूकलिप्टस की हनी। अब यूकलिप्टस की बात कर रहे हैं तो जैसे बाजार में फल लेने जाते हैं, केला भी है, सेब भी है, संतरा भी है। हर फ्रूट्स का अलग बेनिफिट आती है आपकी, अलग फायदे आते हैं। तो वैसे ही हर फ्लावर की हनी की अलग हेल्थ बेनिफिट आता है। जैसे मैं ये नहीं कहता कि ये हनी खाइए आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, नहीं। हनी बीमारी को ठीक नहीं करता। हनी बीमारी को होने से बचाता है। जैसे कहा जाता था बचपन में, हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, ईट एप्पल अवे फ्रॉम डॉक्टर। वैसे ही अगर हम योगा करते हैं या 1 चम्मच गुनगुना पानी डाल के पीते हैं सुबह शाम, तो हमारा हेल्थ अच्छा होगा, हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम अच्छी होगी। आयुर्वेद में भी अगर जो आपकी कुछ प्रॉब्लम है, आयुर्वेदिक डॉक्टर कुछ दवा मेडिसिन आपको रिकमेंड करते हैं, तो कहते हैं हनी के साथ लीजिए। तो वो हनी आप लेंगे तो आपको फ़ायदेमंद होगा और आपके हेल्थ के लिए फ़ायदा होगा। तो इस तरह से कई लोग को, जैसे मान लीजिए यूकलिप्टस हनी है, अब यूकलिप्टस हनी की बेनिफिट क्या है? यूकलिप्टस हनी के फ्लावर के ऑयल जो निकलती हैं, आप लोग देखते होंगे हेडेक में यूज़ किया जाता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, जोड़ों दर्द। तो उसी तरह से हमारे या मेरे एक्सपीरियंस और रिसर्च सर्वे के द्वारा ये पता चला कि यूकलिप्टस के फ्लावर में ट्राइस्टिन नाम की कंपाउंड पाई जाती है, जो हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। वही हनी में भी पाई जा सकती है, मैंने इसका पता नहीं, पाई जा सकती है और वो अपना टेस्ट में पाता। फिर इसको लेके फ़ायदा किया जाता है। ऐसे नीम है, जामुन है, अजवाइन के फ्लावर के, जिन-जिन फ्लावर पे मधुमक्खियाँ जिन-जिन फ्लावर आएँगी, फूल आएँगे, उन फ्लावर की आपको हनी मिलेगी। भारत में क्या है, मधुमक्खियों का काम माइग्रेटरी काम होता है, एक जगह रख के नहीं की जाती है। तो जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे सरसों की हनी हम सीतापुर, बाराबंकी, आपके लखनऊ के एरिया में लगा लिए। ये सरसों खत्म हुआ, लीची के लिए चले गए मुजफ्फरपुर। नीम जामुन आपका छत्तीसगढ़ का कोरबा डिस्ट्रिक्ट या लखीमपुर का गांव, तिलोपुरी गांव के आगे कर सकते हैं। तो हर एक फ्लावर का अलग बेनिफिट है, उसका फायदे अनुसार उस तरह से बी कीपर काम करते हैं और उसको ले। जो बाजार में मल्टी फ्लावर की हनी आती है, वो मल्टी फ्लावर हनी इसलिए करते हैं क्योंकि वो लोग जो है, पूरी हनी की प्रोसेसिंग होती है, पूरा बाकायदा होती है। बी कीपर उनको ऑल ओवर इंडिया में देनी होती है। अब नीम की हनी की फ्लावरिंग टाइम 15 दिन की है, 20 दिन की है। अब 20 दिन में इतना थोड़ी प्रोडक्शन हो जाएगा कि पूरे इंडिया में कोई डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो इसलिए उनकी भी प्रॉब्लम होती है। हम जैसे बी कीपर, हम लोग क्या करते हैं, 10 केजी नीम हनी निकला, हम अपने मोहल्ले लोगों को दे दिए, अपने एरिया में दे दिए। तो इस तरह से ये फायदे हमारे जैसे उद्यमियों को इसमें फायदा देता है। शुरुआती दौर में जब नितिन सिंह जी लखनऊ इज़राइल से वापस लौटे, तो जब आपने बी की फार्मिंग करने की सोची और कहा मधुमक्खी पालन में हम कदम रखेंगे, तो उसमें शुरुआती दौर में क्या संघर्ष रहे आपके? कैसे आपने इस काम को आगे बढ़ाया? चूँकि आप बताना हम चाहेंगे दर्शकों को कि आपने 100 बॉक्स से शुरू किया था और आज 600 बॉक्स कीपिंग करते हैं। हो सकता है आप बढ़ भी गए हों, चूँकि वो जो डाटा है वो तो पुराने हैं। तो शुरुआत आपने कैसे की यूपी के अंदर? देखिए, ये तो बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था मेरे लिए, मेरे वाइफ के लिए। मैं एक रिसर्चर था, मैं एक वैज्ञानिक था इज़राइल में, और मेरी जॉब भी थी वहाँ पे, और भी 2 साल की अभी जॉब बची हुई थी। लेकिन एक समय था कि अब चलो यार, अपने जब भी हम और मेरी वाइफ भी मेरे साथ इज़राइल में है, वो भी रिसर्च साइंटिस्ट थी। वो बैंगन के ऊपर व्हाइट फ्लाई नामक कीड़ा लगता है, तो उस पर वो काम कर रही थी।
तो ये हुआ कि कब तक बाहर रहेंगे, अब चलते हैं, कुछ अलग हट के काम करना है। लेकिन वहाँ पे मधुमक्खियों में इंटरेस्ट अच्छी थी और ये हुआ कि एक हर वैज्ञानिक का एक ड्रीम होता है कि नेचर में पब्लिकेशन हो जाए, रिसर्च आर्टिकल पब्लिश। मेरा वो भी हो गया नेचर में और थैंक्स टू मेरी इज़राइल की जो मेंटर थी डॉक्टर विक्टोरिया सोरोकर, उनकी बहुत हेल्प मिली। तो जब पब्लिश हो गया तब ये हुआ कि अब कुछ अलग हट के करना है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन थे, या तो मैं वहीं से यूएसए चला जाता या तो मैं इज़राइल में ही और 2 साल की मेरी अभी रिसर्च फेलो की थी तो मैं कंटिन्यू करता। लेकिन मैंने अपने बॉस से झूठ बोला कि मुझे जॉब इंडिया में लग गई, क्योंकि कुछ अलग ही लिखा था और इंडिया में अपने मदर फादर से झूठ बोला कि मुझे तमिलनाडु में जॉब लग गई है, जबकि मेरे पास कहीं भी जॉब नहीं थी। मैं वहाँ से रिज़ाइन किया 1 जनवरी 2016 को मैं रिज़ाइन किया और 31 जनवरी को लेटर देके 31 जनवरी को हम इंडिया आ गए। आप बिलीव नहीं करेंगे, हम रहने वाले गोरखपुर से हैं, फादर यहीं सहारा हॉस्पिटल में काम करते हैं। जब मैं उतरा एयरपोर्ट पे मुझे भी नहीं पता था कि मेरा घर किधर है, क्योंकि सब कुछ हम लोग आए गए गोरखपुर से या यहाँ गए तो घर कहाँ ही नहीं पता था। लेकिन क्या हुआ, जब उतरे तो वही है, यहाँ की जो एक सिस्टम है अब तो बहुत चेंज हो गया पिछले 5-6 सालों में। उस समय कुछ अलग था कि अगर लड़का, आप भी जानते होंगे कि एजुकेशन लेके और शर्ट पैंट टाई पहन के सुबह 10 बजे निकले और शाम को 5 बजे निकले, तब वो आदमी सक्सेसफुल कहलाता। और अगर वो लड़का पढ़ाई लिखाई करके वाइफ को लेके बाहर चला जाए, तो भी घर वाले, गाँव वाले ताने मारेंगे, अरे क्या हुआ, बहू रानी को लेके बाहर चले गए और आपको एक कप चाय भी नहीं मिल रही घर पे, तो ताने मारेंगे। लोग सुनने को मिला। तो हम आए यहाँ पे तो ये हुआ कि करना क्या है, वही। तो कुछ नेम सेक के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज में मैं इंटरव्यू के लिए गया, क्योंकि मदर फादर की बात माननी होती है, सुननी होती है। चलो, लेकिन कुछ अलग दिमाग में था। धीरे धीरे घरों में बैठ के ही, जहाँ प्रेयर होता था वहीं पे 10 बॉक्स से स्टार्ट किया गया 2016 में। पहले मुझे भी यहाँ के एनवायरमेंट, यहाँ क्लाइमेट, पहले पहले तो मैं एडजस्ट हो जाऊं, क्योंकि मैं यूपी में लगभग 15 साल के बाद वापस आया था, तमिलनाडु में एजुकेशन था। तो पहले यहाँ की मिट्टी, यहाँ की चीज़ों में मैं भी सेटल हो जाऊं, क्या है क्या नहीं है, किस तरह से चल रही हैं। अच्छा, थोड़ा-सा मुझे भी अपने आप को, बाहर रहा था तो यहाँ पे अरे यार धूल उड़ रहा है, ये उड़ रहा है, तो थोड़ा-सा अलग। लेकिन इन सबको चीज़ किनारे करते हुए मदर फादर थैंक्स, आपके माध्यम से माँ-बाप को भी थैंक्स बोलूँगा, वाइफ को भी थैंक्स बोलूँगा, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उस कभी-कभी फिर हनी को बी कीपिंग स्टार्ट किया यहीं पे अपने सीतापुर से, बाराबंकी से। स्टार्ट करके हनी निकाला गया। अब बेचना सबसे बड़ा वो था बाज़ार में। अगर यहाँ पे 2 चीज़ थे कि या तो हम किसान बन के काम करें, जो भी प्रोडक्ट निकला औने-मोने भाव में बेच दें, और एक या तो उद्यमी बन के काम करें और प्रोडक्ट निकला उसको पैकिंग किया जाए, अपने ब्रांड पे उसको बाज़ार में बेचा जाए। तो रेट अच्छे नहीं मिल रहे थे तो मैं कहा यार ये फ़ायदा नहीं है। इसको, हनी का सबसे अच्छी काम है कि हनी का प्रोडक्शन अगर करेंगे तो हनी ऐसी पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होगा। ये जितना ही पुराना होता है, उतना ही अच्छा होता जाता है। तो पिताजी काम कर ही देते, खाना और कुछ सेविंग भी थी, तो ये हुआ कि चलो अभी तो खाने को मिल ही रहा है। हनी को हमने फ़िल्टर करके स्टोर कर दिया। फिर एफएसआई के लिए, मानक के लिए हमने अप्लाई किया। एफएसआई मानक भी मिल गया, सर्टिफ़िकेट भी मिल गया। थैंक्स टू एफएसआई एजेंसी को, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया हम लोगों को। फिर हम लोग पैकिंग करके, और आपको विश्वास नहीं होगा, मैं खुद बाइक से लखनऊ के जितने पार्क हैं, वहाँ जा जाके हनी को सेल किया। और मेरी वाइफ ही खुद, आज तो आप आएँगे मेरे पास 2 वर्कर हैं, 3 वर्कर हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो वाइफ खुद उसकी पैकिंग करती थी, मैं उसको बाज़ार में बेचता था। मेरे फादर भी कार में रख के हॉस्पिटल में ले जाके वहाँ सेल करते थे। तो धीरे, 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 धीरे एक दिन में, देखिए मेरा ये मानना होता है कि कोई भी स्टार्टअप एक दिन में करोड़पति नहीं बन सकता। आपको कम से कम 1000 दिन देने होंगे। उसी में कई लोगों ने ताना मारना शुरू किया, अरे इतना एजुकेशन लेके क्या फ़ायदा कि हनी बेच रहे हैं, वो भी सुनने को मिला। लेकिन इन सब चीज़ों को, कभी-कभी घर वालों को खुश करने के लिए, हनी नहीं भी बिकता था एक बॉटल, तो ₹50 ₹100 अपने पॉकेट से ही निकाल के मैं गल्ले में डाल देता था कि आज मेरी मोरल के साथ घर वालों की मोरल को बूस्ट करना ज़रूरी था। तो उनके मोरल को बूस्ट किया गया, उनको आगे लेके चला गया, और फिर उसके बाद धीरे-धीरे करके आज समय ऐसा है कि जो लोग ताने मारते थे, वो अपने बच्चों को भी इस फ़ील्ड में लेके आ रहे हैं।
बहुत-बहुत धन्यवाद आपके माध्यम से, आप जैसे कि जितने मीडिया वाले हैं, उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया, चारों हाथों से उठाया, जहाँ भी ज़रूरत पड़ी उन्होंने कवर किया और हमारे इस प्रोडक्ट को आगे बाज़ार में उनके माध्यम से हुआ। और आज आपके माध्यम से हम अपने मोहल्ले वालों को भी थैंक्स बोलेंगे, अपने सराउंडिंग से जितने सराउंडिंग कुछ लोग तो ऐसे भी थे, लखनऊ की बात कर रहा हूँ, जो हनी खाना पसंद नहीं करते, लेकिन बस मुझे सपोर्ट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए हनी अपने घर ले जाके लगाते थे। और आज का दिन ऐसा है कि हम अपने आप को केवल हनी तक नहीं रोके हैं, हनी की वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे हनी सोप हुआ, क्रीम हुआ, लिप बाल्म हुआ, पेन बाल्म हुआ, हनी केक हुआ, हनी एनर्जी ड्रिंक हुआ। तो ये सारी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी बनाया जा रहा है और इसको बाज़ार में मार्केटिंग करते हैं। मेरा तो मोटो यही है, मैं एक्सपोर्ट नहीं करता हूँ। हाँ, कुछ लोग हैं जो मुझसे सामान लेके एक्सपोर्ट करते हैं। मेरा बहुत एक अलग सोच है कि मैं अपने मोहल्ले को शहद खिला लूँ, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट को शहद खिला लूँ, अच्छी चीज़ खिला लूँ, उसके बाद तो दूसरी जगह जाऊँ। ये एरिया यहाँ के लोगों को पकड़ लिया जाए, वो काफ़ी रहेगा। नितिन जी, अगर मान लीजिए कोई, क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर भी हैं और काफ़ी लोगों को आप रोज़गार भी उपलब्ध कराते हैं, जो भी ऐसे युवा हैं, जो इस मधुमक्खी पालन में जाना चाहते हैं और एक बहुत बड़े एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं, तो वो हमारे लिए एक आदर्श की तरह प्रस्तुत हैं नितिन जी। नितिन जी, अगर कोई युवा आपके सामने आता है, तो उसके कुछ प्रश्न होंगे। जैसे पहला प्रश्न तो ये है कि इस उद्योग में आने के लिए उसे कितनी मिनिमम ज़मीन की रिक्वायरमेंट होगी, कितने रुपए की आवश्यकता होगी? मतलब मिनिमम से मिनिमम अगर वो स्टार्टिंग करना चाहे इस स्टार्टअप को आपके थ्रू, तो लगभग उसमें प्रोसेस क्या है और कितनी कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी और कितने ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी? देखिए, कोई युवा जब मेरे पास आते हैं, तो जी, आपके माध्यम से मैं ये कहूँगा युवा ये ना सोचे कि शॉर्टकट से आगे बढ़ जाए। जी, बहुत ज़रूरी चीज़ है, इन्वेस्टमेंट बात की बात है। जी, और इस काम में मधुमक्खी का काम ही नहीं, कोई भी किसान का काम है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट में आप जाओ, तो आपका पैशन ले जाना चाहिए। जब आपका पैशन रहेगा, तभी आप उसमें सक्सेस पाएँगे। जैसे उदाहरण के तौर पे ये आप डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं खोल रहे हैं कि हमने डिपार्टमेंटल स्टोर खोल दिया, खोलने के बाद 4 लाख इन्वेस्ट किया, हमने इनॉग्रेशन में आप जैसे वेल विशर को बुलाए और गल्ले में शाम को 10,000 रुपए आ गए, 5,000 रुपए अगले दिन आ गए, 4,000 अगले दिन आ गए। ये एक स्टार्टअप है। स्टार्टअप का मतलब इसमें तपस्या आई है। आप ही मुझे बताइए इंटर करने में कितना समय लगता है? किस समय लग 12 साल, कम से कम 12 साल तो इंटर करने में लग ही जाएगा। तो जब 12 साल इंटर करने में लगता है, तो कोई स्टार्टअप 1 साल ही क्यों देना है? सही कहा। जब हम एजुकेशन में हम 12 साल देते हैं और हमारे गार्जियन हमें सपोर्ट करते हैं, तो कम हम मैं ये नहीं कहता कि 12 साल, कम से कम 1000 दिन, 1000 दिन, 1000 दिन इसमें हमें अपना देना है। तो सबसे पहली बात जो युवा अपने आप को अपनी ये क्या नाम है हाई-टेक लाइफ़ आज की डेट में हमारे जो यंगस्टर हैं, युवा हैं, चाहे कोई भी हो, मेरी फैमिली में युवा बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे वो सपने देखे हुए हैं, हाई-टेक लाइफ़ जीना चाहते हैं। एक ऑफ़िस होगा, एक ऑफ़िस खोलेंगे, ऑफ़िस को इतना अच्छा रिनोवेट कर लो, इतना खर्चे कर दो, एक प्यून रख लो, एक डिलिवरी बॉय रख लो, एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए वर्कर डालो। लेकिन क्यों? आप जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जो बात कर रहे हैं, ये यहीं आके रुकता है। आपके ऊपर है किसी भी इन्वेस्टमेंट में आपके ऊपर है किस तरह से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर काम में। अब मान लीजिए मैं ही हूँ, मैंने हनी निकाला, अब मैं निकालने के समय में 4 वर्कर रख लूँ, तो मेरी मेरे खर्च बढ़ेंगे आपके। हनी निकाल कर लेके आया, लेके आने के बाद मैं एक वर्कर रखूँ उसको पैकिंग करने के लिए, एक और वर्कर बढ़ेगा। पैकिंग करने के बाद डिलीवरी करना है उनको, तो डिलीवरी करने के लिए और भी मोहल्ले-मोहल्ले में एक डिलीवरी बॉय रख लें, तो और खर्चे बढ़ेंगे। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। तो स्टार्ट एक सफाई खटने वाले के रख लें। आप जैसे बेल-विशर हमारे पास आएँगे तो उनको बैठाने के लिए एक आदमी को रख लिया जाए ऑफ़िस में। तो मेरा ये चीज़ कहने का मतलब है कि ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये सब खर्च को कंट्रोल करना। जब आप ये सब खर्चे को कंट्रोल कर देंगे, तब आप खुद इसको अपने आप को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो मैं और इसमें मैंने किया वही चीज़। तो जो युवा इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग में जो भी आपकी लागत है, जो 1 लाख 1 लाख से भी आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वही चीज़ है, अब मैं बोल दिया 1 लाख रुपए से काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मत पता चले कि 1 लाख रुपए आप अपने ऑफ़िस, अपने पैकेजिंग रूम, एसी रूम क्योंकि मेरा जो अपना मैंने जो देखा है देखिए मैं मार्केटिंग वाला आदमी नहीं हूँ, मैं तो एक साइंस बैकग्राउंड से हूँ, कि लोग मार्केटिंग के चक्कर में अपने ऑफ़िस को, अपने प्लेस को हाई-टेक करते हैं, ठीक है।
ओके एग्री, वो भी जरूरी है, लेकिन एक मैन्युफैक्चरर, एक पैशन वाले आदमी को अभी स्टार्टिंग उस पर नहीं, वो आने वाले समय पहले अपना पूरा फोकस मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दीजिए, पूरा टाइम उस पर दीजिए, फिर उसके बाद मार्केटिंग पर ध्यान दीजिए। तो वो मैन्युफैक्चरिंग वाली जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कम से कम 1 लाख रुपए 1000 दिन देना है आपको। कोई मैं ये नहीं गारंटी देता हूँ किसी को भी कि आप पहले साल 1 लाख इन्वेस्ट कीजिए तो पहले ही साल में आपको 1 लाख रुपए आ जाए, नहीं, इट विल टेक टाइम। 1 साल 2 साल में आपका पैसा आएगा। आप उसको ये सोचिए कि हम वो अपने किसी ट्रेनिंग के लिए लेने जा रहे हैं। दूसरा, 1 लाख ये नहीं कि थोड़ी सी क्लिप आज हम आप बात कर रहे हैं, अभी आपने मधुमक्खी के बारे में डिस्कस करेंगे, आपके चैनल से देख लेंगे लोग, फिर समझेंगे कि हम मधुमक्खी की तैयारी हमारी हो गई। नितिन जी, आते हैं क्यों आप? भैया हमको मधुमक्खी चाहिए, तो कैसे चाहिए, कहाँ से की हो? तो हमने आपकी खबर पे मैंने आपकी इंटरव्यू देखा था, हम वहां से सीख गए। लेकिन मैं उन युवाओं से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप ये बताइए, कोई जीव पालन करता है, एक पौधा पालन करते हैं, एक जीव को रखा जाता है, गर्मी में कैसे रखना है, ठंडी में कैसे रखना है, बरसात में कैसे रखना है, एक थियरी, एक प्रैक्टिकल। आज के डेट में क्रिकेट मैच का बहुत बड़ा शोर चल रहा है। सचिन तेंदुलकर के भी एक गुरु थे और उस गुरु को पूरे जीवन उनकी पूजा करते हैं। तो कोई भी काम करने से पहले, कोई भी टेक्नोलॉजी सीखने से पहले आपको एक मेंटर बनाइए, एक गुरु बनाइए, उनके टच में रहिए। हम जब गुरु प्रोजेक्ट वर्क के लिए जाते थे, ट्रेनिंग के लिए जाते थे, तो हम बॉस के पहले आना चाहते हैं। आजकल बच्चे वैसे नहीं हैं। तो उन युवाओं को पहला काम पैशन, दूसरा सारा काम करना आपको, यहाँ तक कि झाड़ू पोछा भी लगाएंगे आपको लगाना है। तीसरा 1000 दिन देना है। चौथा, आपको अपने नेबर को और फैमिली को भी सपोर्ट लेके चलना है। उदाहरण के तौर पे आप अपनी फैमिली को बताइए कि मम्मी पापा 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कम से कम मुझे 1000 दिन आप हमें दे दीजिएगा, उसके बाद ही हम इसके आउटपुट, क्योंकि उनकी भी ये सोच होगी भाई मेरा बेटा 1 लाख रुपए लिए क्या किया। उनको क्लियरली ट्रांसपेरेंट रहना, फैमिली के साथ भी, नेबर को भी अपने साथ लेके चलना है, पड़ोसी बहुत जरूरी है कि पड़ोसी को भी पता रहे कि आप क्या कर रहे हो। वहीं से आपकी एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग शुरू हो जाती है। अच्छा नितिन जी, मार्केट में 3 तरह के शहद की चर्चा है। एक तो स्वादानुसार स्वाद युक्त शहद की चर्चा है, दूसरी एक तो ऑर्गेनिक शहद की चर्चा होती है। और ये बताइए क्या इसमें केमिकल का भी यूज़ होता है? जैसा कि अभी बाबा रामदेव का जो शहद था उसको लेकर के विवाद पनपा। कुछ लोग ये भी कहते हैं शहद जम जाता है नीचे तो जमना नहीं चाहिए। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि चाइना से कोई एक ऐसा केमिकल है जो उसमें मिठास उत्पन्न करता है। मतलब तरह-तरह की बातें हैं। इस पर मैं आप जैसे एक्सपर्ट और एक साइंटिस्ट से पूछना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में उसमें शर्करा मिलाया जाता है, जो शर्करे ऐसा दिखता है? देखिए, पहली बात तो एक सवाल आपने ही आंसर दिया कि हनी जम जाती है, तो क्या वो प्योर है कि इम्प्योर है? हनी का जमना आपके माध्यम से मैं क्लियरली मेंशन करना चाहता हूँ और जहां भी जाता हूँ इस चीज को मेंशन करता हूँ कि हनी का जमना ही शुद्धता की पहचान है। हनी जम जाए तो वो प्योर है। हमारे इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में 99% लोग ये सोचते हैं कि हनी जम गई, वो हनी खराब है, उठा के फेंक दो। दूसरी चीज़ इसमें एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे हनी का जो ये विवाद पनपा, ख़ास तौर पर जब रामदेव जी के पतंजलि को लेकर के डाबर बार-बार एक ऐड देता था एफएसएसआई का, तो उसमें रामदेव जी के जो प्रवक्ता थे वो ये बयान देते थे कि हनी औषधि है कि वो फूड है पहले ये तय करो। ये गवर्नमेंट को क्लासिफ़िकेशन करना चाहिए। तो उनका अपना विवाद था ये। लेकिन मेरा ये मानना है कि हनी को लेकर के जो नवाचार हो रहे हैं यानी इनोवेशन हो रहा है, वो जैसे अभी असम में आपने देखा कि जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, वहाँ पर हनी सबसे अधिक सप्लाई कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक के नाम पे। और जो डायबिटिक पेशेंट है, उसमें हनी को लोग एंटी फंगल भी कह रहे हैं, एंटी वायरल भी कह रहे हैं और एंटी बैक्टीरियल भी कहते हैं। तो जो ये डायबिटिक को लेकर के जो तरह-तरह के हनीज़ आ रहे हैं, क्या ये वास्तव में डायबिटिक पेशेंट को प्रॉफिटेबल हैं? देखिए, क्योंकि डायबिटिक को बहुत से लोग मना करते हैं कि डायबिटिक पेशेंट हनी ना लें। जो ये सवाल आपने पूछा, जो डायबिटिक हनी लें या ना लें, हाँ, ये बड़ा हमारे पास भी ये सवाल आते हैं और उपभोक्ताएं डायरेक्ट पूछती हैं। जी, देखिए, अगर आपको फीवर होता है तो आप पैरासिटामॉल खाते हैं। बिल्कुल। हमें फीवर हुआ तो मैं भी पैरासिटामॉल खाया। जी। आपका फीवर ठीक हो गया, मेरा ठीक नहीं हुआ। हुँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेडिसिन आपके फीवर के लिए नहीं बनी है। मेरा बॉडी का इम्यून सिस्टम उस पर्टिकुलर मेडिसिन के लिए नहीं है। मेरी बात समझ गए? तो वही हाल हनी की होती है। हनी, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, हनी मेडिसिन नहीं है कि आपकी बीमारी को ठीक कर देगा।
हनी प्रिवेंट करता है बीमारी को, बचाव देता है, आगे बढ़ने नहीं देता है। डायबिटिक का भी वही, जिस आदमी को डायबिटिक है, मैं ये नहीं कहता वो हनी खाएंगे तो उनकी डायबिटिक ठीक कर देगा, बट हो सकता है कि उनकी बॉडी की इम्यून सिस्टम उस पर्टिकुलर प्लांट से फायदा हो रहा हो, तो ट्राई करें, छोटे बॉटल्स ट्राई करें, अदरवाइज स्टॉप कर दें। ये टोटली कंप्लीटली, कई लोग कहते हैं अगर घुटने में दर्द होती है तो हल्दी को दूध के साथ बॉयल करिए, सही कहा। आप पीजिए, वो ठीक हो जाए। हो सकता है जो बंदा बोल रहा है तो उसकी ठीक होती भी है, लेकिन जो आदमी पी रहा है उसका ठीक ना हो, उसको कुछ और प्रॉब्लम है। ये थोड़ी कि हल्दी फायदेमंद नहीं। तो हर आदमी का तात्पर्य है, लेकिन साइंस ये कहता है, मैं साइंस पे मानता हूँ, साइंस के कुछ रिसर्च पब्लिकेशन भी हैं, उन्होंने बोला कि हनी को फायदेमंद होती हैं, चाहे वो डायबिटिक हो, चाहे वो फीवर हो, चाहे वो कफ हो, कोल्ड हो, या मोशन नहीं हो रहा, फायदे होती हैं, लेकिन एक कंप्लीटली, मेरा मानना है, ये कंप्लीटली इंडिविजुअल के इम्यून सिस्टम पर निर्भर करता है। रही बात हनी की ऑर्गेनिक, नॉन ऑर्गेनिक, रॉ हनी, प्रोसेस हनी, ये भी डिपेंड करता है कंप्लीटली कौन सी स्पीसीज की वो हनी है। जैसे कि अभी हम इस यहाँ पर बैठने से पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे चाय के दौरान कि एक रॉक रॉक बी आती है जिसे कहते हैं जंगली मधुमक्खियां। ये साइंस भी कहता है कि वो वहीं छत्ते लगाती हैं जहां पोल्यूशन एंड पॉपुलेशन नहीं पहुंचते, जहां पोल्यूशन एंड पॉपुलेशन, जैसे पानी की टंकी, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग, जंगली। तो अगर कोई कोई भी कंपनी, कोई भी बी कीपर इन फ्लावरों की हनी अगर सेल कर रहा है तो ठीक है, वो अपनी, अब भाई वो कुछ लेवल पे टेस्ट किए होंगे, कुछ लेवल पहचान किए होंगे और उसको बाजार में लेके आ रहे हैं और उसका कुछ उनका तथ्य होगा, कुछ एक्सप्लेनेशन होगा, जाहिर सी बात है, और फिर उसको लेने में कोई प्रॉब्लम। लेकिन मैं, जो मेरी ब्रांड है, मैं रॉ हनी के ब्रांड पे बेचता हूँ। कौन क्या कर रहा है वो तो अलग बात है, लेकिन मेरी जो अपनी बारे में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस पर ज्यादा हम फोकस करें। कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, उस बात की बात है। लेकिन जो नितिन बीज की जो रॉ हनी है, हम रॉ हनी पे फोकस करते हैं। हम रॉ हनी का मतलब एज इट इज हमने निकाला और फिल्टर करके आपको दे दिया, और वो फिल्टर करके देते हैं और वो अपना एज इट इज आता है, कोई उसमें प्रोसेसिंग नहीं, कोई हीटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं, मेडिसिनल वैल्यू एज इट इज। लेकिन डब्ल्यूएचओ का नया रूल आया है कि 1 साल के कम बच्चों को शहद ना दिया जाए। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में एक वो है कि हनी चटाया जाता है, तो वो अलग बात है, लेकिन ये डब्ल्यूएचओ का है कि बच्चों को, 1 साल के कम बच्चों को माँ का दूध काफ़ी होता है, शहद को सेवन नहीं करना। अच्छा नितिन जी, जैसे उत्तर प्रदेश के संदर्भ पे मैं देखा है कि हनी का सबसे बड़ा प्रोडक्शन अगर कहीं हो रहा है तो सहारनपुर में हो रहा है। लगभग 15,000 कुंटल, 10 से 15,000 कुंटल वो निर्यात करते हैं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। तो और अगर भारतवर्ष के संदर्भ में देखा जाए तो महाराष्ट्र इसमें नंबर 1 पर है, हनी की फार्मिंग करने में, और जिसमें आप भी लगे हैं। तो क्या ये माना जाए कि नितिन जी जो हैं वो एक दिन लखनऊ के नितिन बी जो हैं, या रॉयल हनी कंपनी जो है, वो एक दिन इस पोज़ीशन पे पहुँचेगी कि 15 से 20,000 कुंटल निर्यात करेंगे आप? देखिए, वो दिन आए बहुत अच्छी बात है, और लेकिन जी। उस दिन के आने के लिए हमें आज भी आप लोग का सहयोग चाहिए, मदद चाहिए। हमारी कोशिश वही है, लेकिन उससे पहले मेरी कोशिश ये है, नितिन भी अब जीने के लिए क्या चाहिए? दाल, रोटी, सब्जी। हमको हमको निर्यात करें, ये करें, वो तो अलग बात है। लेकिन अगर दाल, रोटी, सब्जी मिल रही है, मच बेटर है। हमें कोशिश ये करना है कि हम नए उद्यमी बनाएँ। हम यहाँ पे, मेरा एक सपना है कि सहारनपुर कर रहे हैं, लखीमपुर कर रहे हैं, यूपी कर रहे हैं या महाराष्ट्र कर रहे हैं। कोई ना कोई तो कर ही रहा है। हम उनको भी सहयोग करें और ऐसा एक सेंटर बनाएँ यहाँ पे यूपी में, ऐसा सेंटर है जहाँ मधुमक्खियों के रिलेटेड हर प्रोडक्ट मिले। पहले तो हम अपने, मैं क्यों निर्यात करूँ? क्यों बाहर भेजूँ? पहले मैं अपने हिंदुस्तान के लोगों को खिलाऊँ अच्छा चीज़। पहले मैं यहाँ के लखनऊ को खिला लूँ। हम अपने लखनऊ के नियर बाय स्टेट को खिलाऊँ, दिल्ली है, गुड़गाँव है, इनको खिलाया जाए, हरियाणा है, इनको खिलाया जाए। तो मेरा एक सपना है, निर्यात होगा, अच्छी बात है, जो लेकिन आपने बैग्स के प्रोडक्ट बनाए हैं अपने, खास तौर पे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, उनका क्या रिस्पॉन्स है? देखिए, ये जो हनी है और या जो वैक्स की प्रोडक्ट है, नितिन बीज कोई नया काम नहीं कर रहा है। चाहे कोई भी आदमी, हनी, जब भगवान हनुमान जी सीता की खोजने जा रहे थे, तो भगवान राम से पूछा गया कि हम रास्ते में क्या करेंगे भोजन? भगवान राम ने बोला, रास्ते में मधुमक्खी के छत्ते लगे रहेंगे, वो आप खाते हुए चले जाना। तो कोई ये नया काम नहीं है। वैक्स,
हमारे गांव में आज भी मोम को सरसों के तेल में गरम करके एड़ियों पे लगाया जाता है। हम क्या कर रहे हैं, उसी को थोड़ा एडवांस कर दे रहे हैं, उसकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोकोनट ऑयल, सीसम ऑयल, कैस्टर ऑयल बना के उसको वैक्स की क्रीम बना रहे हैं। तो उसकी रिस्पॉन्स बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, मेन काम है हनी सेल करना, हनी की प्रोडक्ट, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाना। तो उससे क्या हो रहा है, हर तरह के लोग हमारे पास रुकते हैं और उस प्रोडक्ट को लेके जाते हैं। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा नितिन जी कि अभी तक आपने कितने ऐसे लोगों को उद्यमी बनाने के प्रयास में कितने लोग आपके साथ आ चुके हैं, जो उद्यम अपना शुरू कर चुके हैं? जो अपने साथ उद्यमी शुरू हो चुके हैं पूरे हिंदुस्तान में, मैं बात करूं, क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग भी दें, कुछ एनजीओ के साथ भी जुड़े हुए हैं, कुछ डायरेक्ट भी काम किया जाता है। मोर देन 1200 लोग अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं। कुछ महिलाएं भी इसके अंदर जुड़ी हुई हैं, ट्राइबल ग्रुप भी जुड़े हुए हैं, नौजवान भी जुड़े हुए हैं, जो अपने काम को उसको कर रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं, और कुछ तो अपनी ब्रांडिंग भी बाजार में उतार के सेल कर रहे हैं। आप थे हमारे साथ नितिन सिंह जी, जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया। आपको बता दें कि नितिन जी की एक्सपर्टीज है मधुमक्खी पालन में। आपने 30 से अधिक रिसर्च शोध पत्र, एक बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका है जर्नल नेचर करके, उसमें आपने इनके शोध भी छपे हैं। और सबसे बड़ी चीज कि भारत माता का ये सपूत जो इजराइल और जर्मनी में जाकर के रिसर्च करते हैं, उसके बाद भारत की माटी से इतना प्रेम है कि वो अभी भी हमारे सामने इंटरव्यू में भी कह रहे थे कि हमें दूसरों को खिलाने से पहले भारत के लोगों को हम अच्छा खिलाना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा जज्बा है नितिन सिंह जी के पास, और लगभग 1200 लोगों को इन्होंने उद्यमी बनाया है। और आज भी इनका सपना है कि हम 12 लाख लोगों को खड़ा कर दें, उद्यमी बनाए। और अभी एक सबसे बड़ी बात जो नितिन जी ने कहा कि हम चाहे बाहर आने वाला समय उद्योगपतियों का होगा, और शायद इसीलिए नितिन जी के मन में एक छटपटाहट है, एक तड़प है कि भारत का युवा, हिंदुस्तान का युवा, उत्तर प्रदेश का युवा, लखनऊ का युवा अधिक से अधिक व्यवसायिक बने। हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में आने के लिए मैं नितिन जी का धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी। ये थी आपकी खबर में एक